नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सबके सामने लाई हूँ, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो जो ये प्रश्न है आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और UPTGT एंड PGT एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। इंडिफरेंस कर्व वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट इन 1981। तो फर्स्ट टाइम जो ये कंसेप्ट को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑप्शन है आपका एजवर्थ, दूसरा है परेटो, तीसरा है मेयर्स एंड चौथा है आपका हिक्स। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो आपके एजवर्थ के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम कौन से वाले अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि यूटिलिटी जो अप्रोच है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच जो है आपका दो पार्ट में होता है। एक आपकी होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, एक आपकी कार्डिनल यूटिलिटी होती है, और एक आपका होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसका कंसेप्ट दिया किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्शल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपके अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारा हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब यही जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस को हम लोग आगे फर्दर जब पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप पढ़ते हो। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसको हम कि गॉशन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और यहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हो और रिबिल्ड प्रेफरेंस, है ना, ये दो चीज़ें पढ़ते हो। तो जो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हिक्स एंड एलन के द्वारा बाद में इसको इलेबोरेट किया गया, बट फर्स्ट टाइम जो इसको इंट्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, तो आपका एजवर्थ करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टोटल आउटले मेथड द डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन। तो कब आपका डिमांड फॉर कमोडिटी इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राइस विल फॉल विथ इंक्रीज इन द अमाउंट। दूसरा ऑप्शन व्हेन प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस एंड द मनी स्पेंड डिक्रीजेस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनइलास्टिक पूछा है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आपका इनइलास्टिक पूछा है कि टोटल आउटले मेथड के अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि इलास्टिसिटी को मेज़र करने के आपके जो है पांच मतलब तरीके हैं, पांच तरीके से हम मतलब उसको करते हैं मेज़र। एक आपका पॉइंट होता है, एक आपका रेवेन्यू होता है, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। तो ऐसे ही आपके पांच उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर उसको। तो जो यहाँ पर अगर टोटल आउटले मेथड के हिसाब से देखें तो डिमांड फॉर गुड इनइलास्टिक कब होगा, तो पहला ऑप्शन है प्राइस विल फॉल विथ इंक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड, दूसरा है प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेज अमाउंट स्पेंड डिक्रीजेज, या फिर तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर रिमेन सेम इफ द प्राइस फॉल्स एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका सेकंड वाला होगा, व्हेन प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस। हम यानी किसी वस्तु की जब कीमत गिरेगी तो हमारा जब मनी स्पेंडिंग डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल आउटले के हिसाब से वो इनइलास्टिक उसका जो है डिमांड हो रहा है। ठीक है, यानी प्राइस गिर रही है तो हम मनी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, प्राइस कम होती है जब मनी स्पेंडिंग हम कम करने लगते हैं, किस गुड के केस में होने लगता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये हमारे आपके जो बेकार मतलब गुड्स होते हैं, जैसे आपका ग्रिफिन गुड, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपका इन्फीरियर टाइप ऑफ गुड, उस केस पे हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पेपर में आता है। कौन सा फार्मूला है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दूसरा है आपका proportionate change in price to the proportionate change in demand, तीसरा है change in demand divided by change in price, एंड चौथा आपका ऑप्शन है none of these। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन वन करेक्ट होगा। जब हमारे प्राइस के चेंज होने की वजह से यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, उसकी वजह से हमारी जब डिमांड बदल जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ठीक है, पी और क्यू इंटू क्यू, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी ट्रेमेंडस कर्व कैन टच द बजट लाइन।
ठीक है, कौन से आपके कितने जो है आपके कर्व्स हैं जिसको कि जो कि बजट लाइन को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब बजट लाइन को आपका इंडिफरेंस कर्व टच करता है तो वहीं पर हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रफ डायग्राम है, यहाँ पर आपके एक पॉइंट पे इसको टच किया, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये वन पॉइंट पे ही टच कर रहा है बजट लाइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी, आपका एक ही पॉइंट है वो। ठीक है, जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, नॉट अ सेवरल पॉइंट्स। हम एक अगर सपोज कि ये डिफरेंस कर्व आपकी 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नो, यहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। भले ही एक आपके इंडिफरेंस कर्व पे आपका जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता हो, पर यहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। और आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेंड होगा, पर यहाँ पर आपको पता है कि बजट के आपके अंदर चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, आपके बजट के ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है, पॉइंट सपोज ही ले लो, तो यहाँ पर आपके 1 पॉइंट पे टच करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कौन से वाले पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी किसके बराबर हो जाती है, आपके प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर ग्रिफिन गुड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ग्रिफिन गुड के केस में आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका ऑप्शन है नेगेटिव, सॉरी पहला ऑप्शन है नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है ज़ीरो एंड चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो ग्रिफिन गुड के केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके, अगर इस वस्तु की ग्रिफिन वस्तु जो होती है, ग्रिफिन वस्तु एक तरीके की इन्फीरियर गुड होती है, और इसका सर्टेन आप मतलब ये दिस इज़ नॉट ए रियलिस्टिक गुड एक्चुअली, इसको कहेंगे कि ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इसको पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ग्रिफिन वस्तु एक वैसी वस्तु होती है जो काफ़ी इन्फीरियर होती है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तो हमारी इसकी डिमांड भी बढ़ती है, अगर इसकी कीमत गिर जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कैसा रिलेशन मिल रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कंसीडर कंप्लीट व्हेन इट्स मेंशन द फॉलोइंग। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बताएगा कि डिमांड जो है आपका, डिमांड का डेफिनेशन कंप्लीट करेगा? तो पहला आपका प्राइस ऑफ द गुड, डिमांड ऑफ द गुड, तीसरा है पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें देखो इंक्लूड होगा। जब आप डिमांड का वो पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या देखते हो कि हम क्या देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हम किसके बीच में लेते हैं रिलेशनशिप, आपके प्राइस एंड डिमांड के बीच में और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम उसको जो है कहते हैं कि आपका ये डिमांड का हमारा डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी कंसीडर होंगी एंड ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द राइज इन द प्राइस ऑफ ग्रिफिन गुड, जब आपकी ग्रिफिन वस्तु की प्राइस क्या होती है, राइज कर जाती है, तो हमारी जो ग्रिफिन वस्तु की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अभी जस्ट मैंने बताया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लग्जरी गुड के लिए आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ऑफ डिमांड क्या होती है? तो याद रखिएगा कि हमेशा ये आपका हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, जब हम लग्जरी गुड की बात करते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, आपकी ग्रेटर देन 1 का केस बनता है। ठीक है, ओके, नेसेसिटी के केस में हमारा आपका इन इलास्टिक होगा। ठीक है, इन इलास्टिक हमारा कौन से गुड के केस में होगा, नेसेसिटी के केस में होगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर हाईली इलास्टिक किसके केस में हो गया, आपके लग्जरी गुड। ठीक है, ये आपके लग्जरी गुड के केस में होगा। इलास्टिक किसके केस में होगा, याद रखिएगा कि आपका नॉर्मल गुड है ना, नॉर्मल गुड के केस में हम इलास्टिक कहेंगे कि आपका ठीक है, अगर आपका इनकम बढ़ा तो आप जो है उसकी डिमांड कर रहे हो, पर लग्जरी का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिगर देखो इसको। अब ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी वाली इलास्टिसिटी को बता रहा है। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को आपको क्लियर किया था कि आपकी जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 5 डिग्रीज होती है ना। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जैसे आपको अभी डिमांड आप पढ़ लो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लो कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड हमारी जो है कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है।
और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर कितना डिमांड बढ़ा, कितना आपके डिमांड में परिवर्तन आया, वो कौन बनाता है, बताता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज। यानी आपके डिमांड में कितना परिवर्तन आया ये कौन बताएगा, ये इलास्टिसिटी बताती है। तो आपको इसके अंतर्गत जो है 5 डिग्रीज पढ़नी होती है, 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जब आपकी ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एक बार ई की वैल्यू 1 के बराबर होती है, एक ई की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, एक बार ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और एक बार ई की वैल्यू क्या होती है आपके लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब इन 5 डिग्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारा हाईली इलास्टिक है, ये हमारा हाईली इलास्टिक है, ओके। और जब आपका यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जैसे आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला यूनिटरी है ना, यहाँ को हम लोग यूनिटरी बोलते हैं, और यूनिटरी बोलते हैं, और ई इक्वल्स टू 0 मतलब आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पर आपका इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, E0 मतलब आपका परफेक्टली, जब इसमें 0 इसकी वैल्यू होती है तो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। और अगर आपका E इक्वल्स टू, अगर आपका क्या हो जाए, लास्ट पॉइंट हमारा लेस देन आपका 1 बना था ना, लास्ट पॉइंट हमारा अगर E इज़ लेस देन 1, तो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि आपकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी मतलब डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक, काफ़ी चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है। इलास्टिक डिमांड मतलब चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फिगर, ये अब किसका है, आपके परफेक्टली इलास्टिक का है। अगर यहीं पर परफेक्टली इन इलास्टिक का होता, तो परफेक्टली इन इलास्टिक का देखते तो हमारा इस तरीके से बनता, ठीक है। ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, और यहाँ पर प्राइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, प्राइस में कितना भी बदलाव आ जाए, आपकी डिमांड स्टिल 10% ही है तो 10% ही रहेगी। यहाँ पर क्या है कि आपकी प्राइस 10 रुपये है, पर आपकी डिमांड हम कितना भी उसमें चेंज कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये इलास्टिक हो गया ये वाला, और ये वाला इन इलास्टिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स लीडिंग टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, बोथ गुड, किस तरीके के आपके गुड होंगे, तो याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर हमारे एक्स की जो गुड है उसकी प्राइस क्या होती है, फॉल कर जाती है, जो हमारा वाई है उसकी डिमांड जब बढ़ जाएगी, तो यानी कहीं ना कहीं कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यानी अगर आप कार की प्राइस अगर गिर रही है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम कार ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा खरीदेंगे, है ना, ये चीज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स मतलब क्या हो गया इसका मतलब, तो याद रखना कि एक आपका होता है एक्सपेंशन और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सपोज़ ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर कि आपका 10 टू प्राइस फॉल होके 8 हो गई, हमारी डिमांड राइज होके 4 हो गई, ठीक है। पॉइंट ए और बी है, ठीक है। ये हमारी डिमांड कर्व है डी डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है और यहाँ पर हमारा प्राइस है। तो अगर हम पॉइंट बी से ए पे जा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से गए, तो यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। डिमांड हमारा हम 4 से 2 पे चले जा रहा है, और हमारी प्राइस भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि प्राइस का राइज होना एंड डिमांड का क्या होना, फॉल होना, ठीक है। आप देख रहे हो ना, प्राइस आपकी बढ़ गई, 8 से 10 पे चले गए, और आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होगा तो भी आप इसको फाइंड कर पाओगे। तो जो है यहाँ पर अगर इलास्टिसिटी निकालें इसका,
तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्राइस 1 प्राइस 2 है ना, आपको दिया है, एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दिया हुआ है। तो आपको पहले तो फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी आना चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर। अब इसके फॉर्मूले को नोटेड डाउन कर लीजिए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1। अब फिर उसको टोटल में आप देखोगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। अब आपको वैल्यूज़ गिवन है, आप इसको को पुट कर लो। आपको Q2 की जो वैल्यू दी हुई है वो 15 दी हुई है, 15 माइनस 10, यहाँ पर Q1 की वैल्यू 10 है, अपॉन 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब आपको P2 कितना गिवन है, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब फाइंड आउट करो इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 अपॉन 10, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन 5। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 अपॉन 10, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 5, ओके, -1, तो यहाँ पर जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया है, तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -5 अपॉन 2। अब इसको हम और डिवाइड करेंगे फर्दर, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर आपका 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 2.-2.5, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई P1 P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके, इसको फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोन बाई कौन से फॉर्मूले से हम जो है इलास्टिसिटी डिमांड को शो करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि क्वांटिटी जो आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमेशा आपका जो है ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ये वाला पार्ट ग्रेटर हो गया, अगर इक्वल्स टू हो गया तो ये न्यूट्री आ जाएगा। अगर इलास्टिक डिमांड की बात की जाए तो हमारा इलास्टिक डिमांड दो ही केस में आ सकता है, जब हमारे ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तब भी आपका इलास्टिक डिमांड होगा, मतलब आपका ग्रेटर आना चाहिए, क्वांटिटी ग्रेटर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा करेक्ट है। विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजर्ड, कौन से वाले मेथड से हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं। तो हमारा 3 यहाँ पर मेथड दिया हुआ है। एक आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी करेक्ट है। पॉइंट मेथड, ये भी करेक्ट है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, और या फिर पॉइंट मेथड, और एक आपका होता है आर्क मेथड, है ना, और एक आपका एक और होता है, ठीक है। आपके 5 टोटल मेथड्स होते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वन जो है आपका आर्क मेथड है, ठीक है, आर्क मेथड, ओके। और एक रिवेन्यू मेथड भी हो गया, है ना, जैसे आपने यहाँ पर देखा परसेंटेज मेथड है, एक पॉइंट मेथड, एक आपका टोटल आउटले मेथड, और एक आपका हो गया आर्क मेथड, और एक रिवेन्यू मेथड। तो ये सारे मेथड्स होते हैं आपके इलास्टिसिटी को मेज़र करने के, ठीक है। आप इलास्टिसिटी को जो है इन सब मेथड से जो है निकाल सकते हो, क्लियर। अब जो आपका टोटल आउटले या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा कि इसको जो है मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। टोटल आउटले जो मेथड है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है आपके, तो मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया है। और इस मेथड से सिर्फ हम 3 इलास्टिसिटीज़ को ही फाइंड कर पाते थे। कौन कौन सी इलास्टिसिटी, एक आपकी इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 वाली, और ये इक्वल्स टू 1 यूनिटरी, और हाईली इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक, ठीक है। ये आप 3 ही बस फाइंड कर पाते थे इस वाले से। तो ये जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो आपका जो नेक्स्ट मेथड हमारा, या फिर हम उसको लीनियर डिमांड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यानी आपका लोअर सेगमेंट अपॉन जो है अपर सेगमेंट से आप जो है फाइंड करते हो, तो आपका उसको हम लोग जो है लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं। उससे भी हम फाइंड करते हैं कि लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व एंड द अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व से फाइंड करते हैं। और
मतलब उसी को हम लोग जो है पॉइंट, मतलब आपका जो पॉइंट होता है ना, आपका एक लीनियर कर्व होता है, उसी पे सारा पॉइंट्स आपका गिवन रहता है, उसी पे से हम लोग बता देते हैं कि कौन कौन सी इलास्टिसिटी। मिड में हमारा जो होता है इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। आपकी इस पे सारे पॉइंट्स आप देखोगे कि अलग अलग इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, मतलब लाई करती है आपकी इस लीनियर वाली लाइन पे, ठीक है। और आर्क वाले में जो आपका रिवेन्यू वाला है AR अपॉन AR माइनस MR, ये रिवेन्यू वाला मेथड का जो है फॉर्मूला है। तो मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं आपके। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन सा मेथड आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इन सारे मेथड से जो है इलास्टिसिटी को मेज़र कर पाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो वाले, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ राइज इन द कॉफ़ी प्राइस द डिमांड फॉर टी। अगर आपकी कॉफ़ी की प्राइस राइज कर गई तो डिमांड फॉर टी क्या हो जाएगी, आपकी राइज कर जाएगी, बिकॉज कि ये दोनों क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड है। क्लियर। यहाँ पर याद रखिएगा कि राइज करेगी क्यों, क्योंकि आपका दोनों गुड कैसा है, सब्स्टिट्यूट गुड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रोपाउंडर ऑफ द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड मेजरिंग इलास्टिसिटी। तो ये किसके द्वारा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड जो है आपका किसके द्वारा गिवन है, तो फ्लक्स के द्वारा गिवन है। जबकि आपने अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, वो आपकी किसके द्वारा गिवन था, तो मार्शल के द्वारा। फ्लक्स ने क्या दिया, आपका परसेंटेज जो मेथड है आपकी इलास्टिसिटी को मेज़र करने का, वो दिया है। क्लियर। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड। अगर आपका कोई डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, क्या दिया है, फॉर चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, यानी आपके कौन से वाले में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि देखो प्राइस बदलती है, बढ़ती है, डिमांड जो है आपका घट जाता है, प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी डिमांड चेंज होती है। इनकम की वजह से भी आपकी चेंज होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम जो है घट जाती है तो डिमांड घट जाता है, इसकी वजह से भी आपका डिमांड बदलता है। फैशन और आपके टेस्ट की वजह से भी बदलता है। अगर आपका जो है फैशन बदल गया तो आप उसकी वजह से भी डिमांड को चेंज करते हो। तो ये सारे जो है चेंज करते हैं, पर कौन सा नहीं चेंज करता, तो नन ऑफ द अबव, कौन सा, कोई वाला भी नहीं। ठीक है। अब मिड पॉइंट में, जैसे अभी मैंने बताया था कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे जब डिमांड को देखते हैं तो मिड पॉइंट पे हमारा कौन सा वाला आपका इलास्टिसिटी होता है ऑफ डिमांड। तो पहली चीज़ तो आप उसको बना लो ग्राफ में, ठीक है, ये आपका, ठीक है, मिड पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर हमारी क्वांटिटी होती है, यहाँ पर हमारा प्राइस होता है, ठीक है, ये हमारा इलास्टिसिटी इज़ इक्वल्स टू 1 इस केस पे होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 होगा, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट A है, ये B है और ये C था, ठीक है। अब यहाँ पर D ले लो, यहाँ पर पॉइंट D ले, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में पूछा है कि इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके 1 के बराबर होती है, ठीक है, यानी विल बी यूनिटी, ठीक है। तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का देखें तो वो आपको बनाना पड़ेगा फिर उसको इस तरीके से। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम इस तरीके से देखते हैं, आपकी जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, आपकी इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और इसके बाद जो होती है आपकी क्या होती है, लेस देन 1। ये जो है टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड का जो है ग्राफ है, ठीक है, ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विल बी यूनिटी। हाउ मेनी ट्रेमेंडस कर्व कैन टच द बजट लाइन, ये हम लोग हो चुका है, पॉइंट आपका 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा है, मार्शल हैज़ गिव द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो मार्शल ने आपका गिवन मतलब दिया था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उससे रिलेटेड, तो पहला है आपका ऑप्शन रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू मनी, रिलेशन टू बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं आपके
याद रखिएगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वे मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है उसको हम लोग गॉसेन का कौन सा लॉ बोलते हैं, फर्स्ट की सेकंड। तो याद रखिएगा कि आपका ये गॉसेन का कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इक्वे मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि हम दो रिलेटेड गुड्स की यूटिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ना फॉर्मूला, MUM इक्वल्स टू MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अब यहाँ पर कौन से गुड्स होता है, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहाँ पर रिलेटेड गुड्स से ये होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ विच गुड। कौन से गुड में आपका कंजप्शन डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे अगर जो आपके इनकम इंक्रीज करती है, तो याद रखिएगा कि ग्रिफिन गुड के केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड वाई, द डिमांड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर दो गुड्स का केस देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक की गुड की प्राइस की चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड जो है, आपके दूसरे गुड की डिमांड में जो है परिवर्तन आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका क्रॉस डिमांड, ठीक है। जैसे आप सब्स्टिट्यूट गुड के केस में देखते हो तो वो हमारी कैसी होती है, क्रॉस डिमांड होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द रीज़न ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यस, आपके इनकम के चेंज होने की आपकी डिमांड चेंज होती है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, यस, इट आल्सो इफेक्ट्स द डिमांड, ये भी इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन इंक्रीज भी डिफेक्ट करता है, तो यानी सारी करेक्ट है इसमें, ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, कितने टाइप के आपके इलास्टिसिटी होते हैं, तो याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी आपकी 5 होती है, आपकी 5 डिग्रीज होती है उसकी इलास्टिसिटी की, ठीक है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लें तो उसकी 5 डिग्रीज होती है। तो 5 डिग्री में आपको जस्ट मैंने बताया कि पहली डिग्री क्या है आपकी, 0 होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी में आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इन्फिनिटी होती है, और दूसरे केस में आपकी इक्वल्स टू 1 होती है, और एक केस में आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, और एक केस में आपकी लेस देन 1 होती है। तो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड, तो नॉर्मल गुड के केस में आपके डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ये कौन से केस में, आपके नॉर्मल गुड के केस में है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस है जो डिमांड के रूल को नहीं फॉलो करते हैं, जैसे जैसे उनकी प्राइस इंक्रीज़ करती है, उनकी जो है आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ करती है, तो वो जो है आपके वेबलेन गुड्स होते हैं, ठीक है। वेबलेन गुड्स हो गया या फिर आपकी ग्रिफिन वस्तु हो गया, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो कुछ आपके मतलब गुड्स भी होते हैं जो कि नहीं फॉलो करते हैं, तो कौन कौन से वो गुड होते हैं, तो इन्फीरियर गुड, सॉरी आपका ग्रिफिन गुड है ना, ग्रिफिन गुड के केस में डिमांड नहीं फॉलो करता, लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो होता है। या फिर आप जो है वेबलेन गुड कैसा गुड होता है आपका, लग्जरियस ना, जैसे इसमें जो कि बहुत यूनिक टाइप हो, तो ये दोनों जो है फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहले तो करेक्ट है, वहाँ पर नेगेटिव वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल गुड के केस में पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर गुड इज़ कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली द फॉलोइंग आर मेंशन्ड इन, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो याद रखिएगा कि प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, कौन से आपसे कंप्लीट होगा जब तक आप प्राइस ऑफ द गुड नहीं बताओगे, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका कंप्लीट नहीं हो सकता डेफिनेशन। क्वांटिटी ऑफ गुड मतलब आपका देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस अगर ज़्यादा है तब आपकी डिमांड जो है कम होती है, ठीक है। अगर प्राइस कम होती है तो मतलब सबसे पहले हम कंसीडर किसको करते हैं, प्राइस को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या है आपका, तो पहला ऑप्शन आपका चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हमारा चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम एंड चेंज इन प्राइस। तो आपके प्राइस के चेंज होने की वजह से आपके डिमांड में कितना चेंज है, इसको हम लोग किससे देखते हैं, आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न टू फॉल इन डिमांड, कौन सा आपका डिमांड को कम करने का जो है वो है यहाँ पर रीज़न हो सकता है। पहला तो आपका इनकम है, सही है, इनकम की कम होने से वजह से आपका डिमांड भी कम हो जाता है। फॉल इन द नंबर ऑफ बायर्स, ये भी आपके डिमांड को कम करता है, ये एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है। और फॉल इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी आपके डिमांड को कम करता है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड के केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, आपकी ज़ीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आपका
यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है। आपकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए फिर भी आप उतने ही डिमांड करोगे। सपोज़ दवाई का केस ले लो, दवाई क्या आप ज़्यादा खा रहे लोगोगे अगर प्राइस बढ़ जाएगी और घट जाएगी तो? नहीं, आपको जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही करोगे, तो इसी वजह से इसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो कौन से वाले केस में आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है? तो याद रखिएगा कि नेसेसिटी के केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है, लग्जरी के केस में क्या होती है? हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। कंफर्ट के केस में भी हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेसेसिटी के केस में हमारी क्या होती है? लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर नॉर्मल गुड द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। कैसा आपका संबंध होता है नॉर्मल गुड के केस में? तो याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट, क्योंकि नॉर्मल गुड की अगर कीमत बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर उसकी प्राइस घट जाए तो डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये कैसा संबंध बता रहा है आपका इनडायरेक्ट या फिर नेगेटिव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये कैसा आपका कंसेप्ट है? तो याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, हम इसमें क्वांटिटी को बताते हैं कि कितना चेंज आया है। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज, और कितना चेंज को बताता है, ये क्वांटिटेटिव आपका स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला है। इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो इसमें जितने भी फैक्टर्स आपके दिए हुए हैं, चाहे आपका नेचुरल गुड हो, चाहे आपका प्राइस लेवल हो, चाहे इनकम, ये सारे फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर इस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा लोगों के साथ, कि जिससे कि लगातार रीच बने रहे और लगातार हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।